नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वे आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में आपकी जो 11th एग्रीकल्चर है उसके हम सेकंड अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली दो क्लासों में आपकी क्या पढ़ा था, फर्स्ट अध्याय पढ़ा था जिसका नाम है आपके भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं सेक्टर के बारे में हमने विस्तार रूप से क्या कर लिया, आपके चर्चा कर ली है। तो आपको एग्रीकल्चर में जो हमारी तीन ब्रांचें होती हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और कौन से आपके एनिमल। अभी हम कौन सा सेशन पढ़ रहे हैं, आपके एग्रोनॉमी सेशन पढ़ रहे हैं। तो हमें एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आनी चाहिए। हम डेली एग्रोनॉमी की डेफिनेशन रिपीट करते रहेंगे ताकि आपके माइंड में याद होती रहे, आपको मतलब जल्दी याद होती रहे। तो सस्य विज्ञान क्या है, आपके कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपके एग्रोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं आपके, एक तो फसल उत्पादक प्लस मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपके सस्य विज्ञान कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया, फिर भी एक बार हम आपको बता दूं जिससे आपको क्या होती है, याद करने में आसानी होती है। कौन सी भाषा का शब्द है, आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिस शब्द के पीछे नोमी या लॉजी आ जाता है वो शब्द कौन सा भाषा का शब्द हो जाएगा, आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था जिस शब्द के पीछे कल्चर या कल्चरा आ जाए वो शब्द कौन सी भाषा का होगा, आपके लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द होगा, आपके लैटिन भाषा का होगा। लेकिन हमने कुछ अपवादों के बारे में भी चर्चा की थी। तो एक अपवाद था आपके पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब उस शब्द के पीछे लॉजी शब्द आ रहा है तो वो शब्द कौन सी भाषा का शब्द होना चाहिए, ग्रीक भाषा का शब्द होना चाहिए। लेकिन पोमोलॉजी है वो आपके लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। ये आपके क्या है, अपवाद। इनके बारे में हमने विस्तार रूप से आपके फर्स्ट अध्याय को हमने जिस समय पढ़ा था उस समय इनके बारे में चर्चा की थी। और हमने फर्स्ट अध्याय में आपके हरित क्रांति के बारे में देखा था, श्वेत क्रांति के बारे में देखा। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उस क्लास को देखा नहीं है वो उस क्लास को देख ले, क्योंकि जो नॉर्मल जो बेसिक है वो डाटा हमें आने चाहिए। वो क्लास मैंने फर्स्ट क्लास में उसमें सारा जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया है। उस क्लास को तुरंत देखें और जो मैंने 10 स्टार्टिंग में 10 या 15 वैज्ञानिक लिखाए थे उनको अच्छे प्रकार से याद कर ले, उन फादर को अच्छे प्रकार से याद कर ले, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले एग्जामों में क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपके मौसम और जलवायु के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, आपके मौसम और जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकेंड चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, आपके मौसम और जलवायु। देखेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। तो सबसे पहले तो मौसम और जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आना चाहिए। तो मौसम को इंग्लिश में कहते हैं मेटीरियोलॉजी और जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपके क्लाइमेटोलॉजी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मौसम क्या है, मौसम की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मौसम क्या है, आपके अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, आपके मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, आपके मौसम कहते हैं। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, आपके मौसम। सबसे पहले हम मौसम के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में, मौसम के बारे में देखेंगे। तो मौसम की डेफिनेशन की बात करें तो अल्पकालीन
अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को मौसम कहा जाता है। मतलब छोटे सेक्टर या छोटे अल्पकालीन सेक्टर की बात करें तो अल्पकालीन सेक्टर में वायुमंडलीय जो दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपके मौसम कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जलवायु। साथ में हमें ये भी याद रखना है मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? तो मौसम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपकी मेटीरियोलॉजी कहते हैं। तो ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? आपकी ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद में हम बात करें आपके जलवायु के बारे में कि जलवायु की डेफिनेशन क्या? जलवायु की डेफिनेशन देखें। जलवायु की डेफिनेशन के बारे में देखें तो जलवायु क्या? आपके दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहा जाता है। मौसम की परिभाषा, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? आपके मौसम कहते हैं। मौसम या मेटीरियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं? आपके जलवायु कहते हैं। जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? तो जलवायु भी कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट्रोलॉजी। तो क्लाइमेट्रोलॉजी इसके पीछे भी क्या आता है? आपके लॉजी आता है। तो ये भी कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। तो हमें क्या है? आपके इसमें मौसम और जलवायु में अंतर भी आ सकता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम और जलवायु में आप फर्स्ट अंतर लिख लोगे कि डेफिनेशन लिख लोगे। मौसम की डेफिनेशन क्या है? जलवायु की डेफिनेशन क्या है? उसके बाद में क्या लिख लोगे आप? ये कौन सी भाषा का शब्द है? मौसम कौन सी भाषा का शब्द है और जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? आपके अंतर लिख सकते हैं, डिफरेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में हम हमारी स्लाइड पर चलते हैं। तो हम किसके बारे में आज चर्चा करेंगे? जो आपका सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। उसका नाम क्या? आपके मौसम और जलवायु। तो एक बार हम वापस डेफिनेशनों को देख लेते हैं जिससे हमें क्या होगी? याद करने में क्या होगी? आपके आसानी होगी। तो मौसम किसी स्थान विशेष के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहा जाता है? आपके मौसम कहा जाता है। और मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? आपके ग्रीक भाषा का शब्द। उसके बाद में देखते हैं मौसम किसी छोटे क्षेत्र जैसे गांव कस्बा वे कम समय के लिए जैसे दिन का भाग होता है। मतलब दिन के समय या 1 घंटे के बाद में जो मौसम परिवर्तन होता रहता है, जैसे अभी चल रहे हैं, कभी धूप आती है, कभी बादल आते हैं, वो क्या हो गया? आपके मौसम हो गया। मतलब किसी छोटे सेक्टर के अंदर यदि मौसम बार बार जो वायुमंडलीय दशा होती है वो परिवर्तन होती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपके मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके मौसम कहते हैं। उसके बाद में आगे देखिए तो आगे है आपके मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील तथा निरंतर बदलता रहता है। मौसम क्या है? आपके निरंतर बदलता रहता है। एक घंटे के बाद में मौसम कैसा ही हो जाता है। मतलब 1 घंटे के बाद में धूप निकल जाती है, 1 घंटे के बाद में बादल आ जाते हैं और 1 घंटे के बाद में बारिश आ जाती है। इस प्रकार की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मतलब मौसम आपके दिन प्रतिदिन क्या रहता है? आपके बदलता रहता है।
क्या होता है आपके, बदलता रहता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं आपके, मौसम कह सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एक वैज्ञानिक है आपके टिवार्थ, टिवार्थ के अनुसार मौसम की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें है आपके किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा, जैसे तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, वर्षा के योग को, मतलब वर्षा के योग को क्या कहते हैं आपके, मौसम कहते हैं। उसके बाद में आगे देखें, मौसम को अच्छा, साफ, धुंधला और मेघयुक्त, बरसाती, उजला तथा तूफानी जैसे शब्दों का प्रयोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं। मतलब मौसम को हम क्या कह सकते हैं आपके, बरसाती भी कह सकते हैं, उजला भी कह सकते हैं, तूफानी भी कह सकते हैं। तो मौसम के विभिन्न प्रकार के नाम हो सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कृषि मौसम विज्ञान। क्या है आपके, कृषि मौसम विज्ञान। इतनी देर हम मौसम विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कृषि मौसम विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आपके एग्रोमेटेरियोलॉजी। क्या कहते हैं आपके, एग्रोमेटेरियोलॉजी। तो ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा, एग्रोमेटेरियोलॉजी आपके ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जल्दी से याद हो जाए। क्या हो जाए, आपको जल्दी से याद हो जाए। वैसे जिन बच्चों के माइंड में लॉजी और कल्चरा सेट हो गया उनको तो तुरंत उसी समय याद हो गया, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो उनके लिए हमें बार बार बोलना चाहिए जिससे उनको भी क्या हो, याद हो जाए। तो इसमें देखते हैं हम आपके मौसम विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों एवं पशुओं के भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। हम उसे क्या कहते हैं आपके, कृषि मौसम विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में आगे देखें, तो आगे है आपके कृषि मौसम विज्ञान में फसल, घास, वृक्षों, पशुओं, कीटों, रोगों, वायुमंडल के साथ होने वाली परस्पर क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं, वो क्या है आपके, क्या है आपके कृषि मौसम विज्ञान। क्या है आपके, कृषि मौसम विज्ञान। अब हम बात करेंगे जलवायु के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जलवायु के बारे में, कि जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। जलवायु और क्लाइमेट के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं आपके, जलवायु कहते हैं। तो इसमें देखते हैं डेफिनेशन, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को जलवायु कहते हैं। मतलब कोई दीर्घकालीन क्षेत्र है उसके वायुमंडलीय जो दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं आपके, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद में आगे देखें, मौसम के वर्षों के औसत योग को जलवायु कहते हैं। मतलब जो मौसम होता है वो जो प्रतिदिन मौसम चेंज रहता है, तो उनके जो मौसम के जो वर्ष होते हैं उनके वर्षों का जो योग होता है वो क्या होती है आपके, जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है। उसके बाद में आगे देखें, क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है आपके, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई, जिस शब्द का नाम क्लाइमा, क्या नाम है आपके, क्लाइमा, क्लाइमा है, जिसका अर्थ होता है ढाल या झुकाव। जिसका अर्थ क्या होता है आपके, ढाल या झुकाव। जिस प्रकार से हमने मौसम की परिभाषा टिवार्था के अनुसार पढ़ी थी, उसी के अनुसार हम जो आपकी जलवायु की परिभाषा है वो भी हम टिवार्था के अनुसार पढ़ेंगे। तो इसमें देखें आपके दिन प्रतिदिन मौसम की विविधता का समन्वय जलवायु कहलाता है। मतलब जो मौसम की जो विविधता है उनका समय, तो मतलब मौसम को इकट्ठा करके निकाला जाता है, वो कौन से है आपके, जलवायु, क्लाइमेट है। उसके बाद में आगे देखें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। तो WMO का फुल फॉर्म का आपके क्वेश्चन आ सकता है छोटा, कि WMO का पूरा नाम क्या है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। क्या है आपके, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। तो इसका जो मुख्यालय है, क्या आपके मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है आपके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद में आगे देखें,
एक वैज्ञानिक और आया, उसका नाम है केंड्रू। केंड्रू ने जलवायु को जीवन के नियंत्रित करने वाली सभी तत्वों में आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताता है। क्या बताता है आपके? सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व बताता है। उसके बाद में आगे देखें, जिस प्रकार से हमने कृषि मौसम विज्ञान पढ़ा था, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे आपके कृषि जलवायु विज्ञान। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपके? एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं आपके? एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी। तो ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा आपके? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा आपके? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन देखें तो वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्यक्ष व प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं आपके? कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं आपके? कृषि जलवायु विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में हम कुछ फादर के बारे में देख ले, कुछ जनकों के बारे में देख ले। तो इसमें आप लगाना नोट। ये क्या लगा है? नोट। इसमें लिखो विश्व मेट्रियोलॉजी के जनक कौन है? मतलब विश्व में मेटीरियोलॉजी के जनक कौन है? तो कौन है आपके? डॉक्टर डीएन वालिया। कौन है आपके? डॉक्टर डीएन वालिया। क्या आपको क्या करना? याद करना, बार बार इसको क्या करना? आपको पढ़ के याद करना, जिससे यह आपके आगे आने वाले एग्जामों में काम आ सके। उसके बाद में देखें, भारत में मेटीरियोलॉजी के जनक जो डीएन वालिया हैं, वो आपके विश्व में मौसम विज्ञान के जनक हैं। लेकिन भारत में मौसम विज्ञान के जनक कौन है आपके? डॉक्टर एल ए रामदास। कौन है आपके? डॉक्टर एल ए रामदास। तो दोनों कंफ्यूज चीजें हैं, अच्छे प्रकार से याद करना, बार बार लिख के याद करना नहीं हो तो, या अपने क्लासमेटों के साथ इधर उधर शेयर करके याद करना, जिससे आपको याद करने में क्या हो? आसानी हो। तो विश्व में मेटीरियोलॉजी के जनक कौन है? डॉक्टर डीएन वालिया। और भारत में मेटीरियोलॉजी के जनक कौन है आपके? एल ए रामदास। कौन है आपके? एल ए रामदास। उसके बाद में देखें जलवायु के जनक कौन है? तो जलवायु के जनक कौन है आपके? कोपेन। जलवायु के जनक कौन है आपके? कोपेन। जलवायु के जनक कौन है? कोपेन। उसके बाद में आगे देखिए, ऊपरी वायुमंडलीय का अध्ययन करना एरोलॉजी कहलाता है। जो वायुमंडल है, जो हमारे चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, जो वायुमंडल होता है, उसके जो ऊपरी आवरण होता है, उसका हम अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपके? एरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके? एरोलॉजी कहलाएगा। वायुमंडल में ऊपर में क्या पाई जाती? हवा पाई जाती। हवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। तो एयर कहते हैं, तो इसी एयर के नाम से इसका नाम क्या रखा गया आपके? एरोलॉजी। तो वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपके? एरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? एरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आगे देखें, तो आगे है आपके निचले वायुमंडल का अध्ययन करना मेटीरियोलॉजी कहलाता है। ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपके? एरोलॉजी कहलाता है। निचले वायुमंडल का अध्ययन करना क्या कहलाता है आपके? मेटीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपके? मेटीरियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आपका अंतर आता है। मैंने क्या कहा था? अंतर का क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो मौसम कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। मौसम का अध्ययन मेटीरियोलॉजी में किया जाता है, और जलवायु का अध्ययन किस में किया जाता है? आपके क्लाइमेटेरियोलॉजी में किया जाता है। तो इसके अंतर के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट अंतर के बारे में चर्चा करें तो मौसम किसी स्थान विशेष पर वायुमंडलीय की दैनिक अवस्था से संबंधित होता है। और जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, तो क्लाइमेट क्या होती है आपकी? जलवायु बड़े सेक्टर के दीर्घकालीन अवधि के मौसम के औसतन स्थिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? औसतन स्थिति से संबंधित है। उसके बाद में आगे देखें, मौसम में ये अत्यधिक परिवर्तनशील होता है।
मतलब मौसम होता है वो क्या होता है आपके, अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। जलवायु अपेक्षाकृत स्थायी होती है, धीरे धीरे बदलती है। मतलब जलवायु क्या होती है आपके स्थिर रहती है, मौसम क्या होता है आपके अत्यधिक परिवर्तनशील होता है, थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है परिवर्तित होता रहता है। लेकिन जलवायु 30 वर्षों तक कभी परिवर्तित नहीं होती, मतलब होती है पर धीरे धीरे होती है। उसके बाद में आगे देखें, ये जलवायु की इकाई है। मौसम क्या है आपकी, जलवायु की इकाई है, क्योंकि अनेक मौसम या अनेक वर्षों के मौसम मिलकर क्या बनाते हैं आपके, जलवायु बनाते हैं। तो ये क्या हो गई आपके जलवायु की, मौसम क्या हो गया, जलवायु की क्या होगी आपके इकाई होगी, यूनिट होगी। उसके बाद में बात करें, जलवायु विभिन्न प्रकार के मौसमों का सम्मिलित रूप है। जो जलवायु होती है वो विभिन्न प्रकार के मौसम होते हैं, उसका क्या है आपके सम्मिलित रूप है। विभिन्न प्रकार के या विभिन्न वर्षों के मौसम को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं आपके जलवायु बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके जलवायु बनाते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो अभी तक हमने कितने, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर पढ़ लिया। चौथे अंतर की बात करें तो चौथा अंतर है आपके, एक दिन में कई प्रकार के मौसम देखे जा सकते हैं। मतलब एक दिन के अंदर हम कई प्रकार के मौसम देख सकते हैं। गर्म मौसम, जैसे सुबह उठते हो तो ठंडा ठंडा लगता है, तो उस समय कैसा मौसम हो जाएगा आपके, ठंडा मौसम हो जाएगा। जैसे दोपहर होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो उस समय कैसा मौसम हो जाएगा, गर्म मौसम हो जाएगा। और धीरे धीरे वापस शाम को क्या हो जाएगा आपके, मौसम किस प्रकार से होने लगेगा आपके, ठंडा होने लगेगा। तो मतलब क्या है आपके, इस लाइन का मतलब क्या है, तो एक दिन में कई प्रकार के मौसम देख सकते हैं। मतलब आप एक दिन में कई प्रकार के मौसम देख सकते हो, लेकिन जलवायु को एक दिन में कई प्रकार से नहीं देख सकते। जलवायु लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है। मतलब जो जलवायु होती है वो लंबे समय तक क्या रहती है आपके, एक जैसी रहती है। उसके बाद में पांचवें डिफरेंट की बात करें तो ये क्या है आपके, ये जलवायु के विभेदीकरण करता है। ये क्या करता है आपके, मौसम जलवायु का क्या करता है आपके, विभेदीकरण करता है। और ये मौसम का एकीकरण है। क्या है आपके, जो जलवायु होती है वो मौसम का क्या है आपके, एक क्या है, एकीकरण। उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या आपके मौसम या जलवायु के तत्वों या फसलों पर प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो इसमें है आपके वायुमंडल की वह दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापने हेतु काम में लिया जाता है। क्या किया जाता है आपके, मापने हेतु काम में लिया जाता है। उसके बाद में मौसम या जलवायु तत्व कहते हैं, उसे क्या कहते हैं आपके, मौसम या जलवायु तत्व कहते हैं। तो आगे क्या आपके मौसम जलवायु के तत्व, मौसम जलवायु के कौन कौन से तत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट है आपके सौर विकिरण। क्या आपके सौर विकिरण। दूसरा है क्या आपके तापमान। तीसरा क्या है आपके वायुमंडलीय आर्द्रता। चौथा कौन सा आपके वायुमंडलीय दाब। पांचवा कौन सा आपके वायु। और छठा है आपके वर्षण। और सातवां है आपके बादल। क्या है आपके बादल। तो इन तमाम जलवायु तत्वों के बारे में एक एक तत्व के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब सौर विकिरण क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में देखें। तो फर्स्ट है आपके सौर विकिरण। तो इसमें क्या है, पृथ्वी को मिलने वाली लगभग सभी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है वो लगभग किससे प्राप्त होती है आपके, सूर्य से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। किससे, सूर्य से। किससे प्राप्त होती है आपके, सूर्य से प्राप्त होती है, सन से प्राप्त होती है। उसके बाद में आगे देखिए, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे आतापन या सूर्य ताप कहते हैं। मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य से जो किरणें होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। तो इस पहुंचने को क्या कहते हैं आपके, या तो कहते हैं आतापन या कहते हैं सूर्य ताप। क्या कहते हैं आपके, सूर्य ताप। मतलब सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना या सूर्य की ऊर्जा का पृथ्वी तक ऊर्जा पहुंचना क्या कहलाता है आपके, सूर्य ताप या आतापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आपके,
सूर्य ताप या आतापन कहते हैं। उसके बाद में आगे चर्चा करें तो आगे है आपके वायुमंडल में होने वाली समस्त क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण वाष्पन तथा मृदा एवं वायु का गर्म होना आदि क्रियाएं सौर विकिरण से होती है। किससे होती है आपके सौर विकिरण से होती है। उसके बाद में सौर विकिरण में सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है आपके प्रकाश की गुणवत्ता। किसकी प्रकाश की गुणवत्ता लाइट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं गुणवत्ता के बारे में देखते हैं तो क्या है आपके प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों से पराबैंगनी किरणों के कारण पौधों की कोशिकाएं छोटी हो जाती मतलब आपके जो प्रकाश में जो उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती हैं उसके कारण क्या होता है आपके जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या रह जाती है आपकी छोटी रह जाती है जिससे वृद्धि रुक जाती है जिससे पौधे की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है आपके रुक जाती है तथा बीज अंकुरण व विकास प्रभावित होता है मतलब पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होती है आपके पौधों की वृद्धि रुक जाती है और क्या होता है आपके बीजों का अंकुरण और विकास भी क्या हो जाता है आपके प्रभावित हो जाता है। उसके बाद में आगे देखें लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण तथा बीजों का अंकुरण ज्यादा होता है। जब आपके सूर्य का जो प्रकाश होता है वो यदि लाल रंग का प्रकाश होता है तो उस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपके बीजों का जो अंकुरण होता है वो क्या होता है आपके ज्यादा होता है और क्या होता है आपके दीर्घीकरण कम होता है क्या होता है आपके दीर्घीकरण कम होता है। उसके बाद में आगे देखें मतलब जो लाल प्रकाश होता है उसमें अंकुरण कैसा होगा आपके अच्छा होगा और पौधे की जो वृद्धि होगी वो क्या होगी आपके अच्छी होगी। उसके बाद में आगे देखिए हरे तथा नीले रंग का प्रकाश में अंकुरण कम होता है। यदि आपका जो प्रकाश होता है वो हरे या नीले रंग का होता है तो उसमें क्या होता है आपके अंकुरण कम होता है क्या होता है आपके अंकुरण कम होता है। उसके बाद में सौर विकिरण या सौर रेडिएशन में सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो क्या है आपके प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तीव्रता के बारे में देखें तो इससे तात्पर्य प्रकाश की मात्रा एवं चमक से होता है। मतलब प्रकाश की तीव्रता से नाम से ही पता चल रहा है कि तीव्रता क्या होती है आपकी एक तो प्रकाश की मात्रा हो सकती है और उसकी क्या होती है चमक होती है क्या होती है प्रकाश की चमक। तो इसमें देखें ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों की वृद्धि को क्या करती है आपके प्रभावित करती है क्या करती है आपके प्रभावित करती है। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि प्रकाश की अधिकतम तीव्रता प्रकाश की अधिकतम तीव्रता जहां पर पौधों की श्वसन दर और प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है और उसे प्रकाश की सत्तीपूर्ण बिंदु कहते हैं क्या कहते हैं आपके सत्तीपूर्ण बिंदु कहते हैं। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बारे में चर्चा करें किसके बारे में थर्ड पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो ये क्या है आपके प्रकाश की अवधि। हमने प्रकाश की तीव्रता के बारे में देख ली अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की अवधि कि प्रकाश की अवधि कितनी होती है उसके बारे में देखते हैं। अवधि का मतलब क्या होता है आपके समय। तो प्रकाश की अवधि पौधों के पुष्पन की क्रिया को क्या करती है आपके प्रभावित करती है। मतलब जो प्रकाश की अवधि होती है वो पौधों के जो पुष्पन की क्रिया होती है उसको क्या करती है आपके प्रभावित करती है। उसे परदीप्तिकालिता कहते हैं क्या कहते हैं आपके परदीप्तिकालिता कहा जाता है। और परदीप्तिकालिता की खोजकर्ता कौन है आपके गार्नर और कौन है आपके एलार्ड कौन है आपके एलार्ड गार्नर और कौन है आपके एलार्ड। तो सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि परदीप्तिकालिता की खोज किसने की या शब्द किसने दिया तो गार्नर व एलार्ड ने दिया था। दो वैज्ञानिक ने दिया था एक का नाम है गार्नर दूसरे का नाम है एलार्ड। उसके बाद में आगे देखें परदीप्तिका कालिता के आधार पर पौधों को चार भागों में बांटा गया।
मुख्य रूप से तो 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन इनको क्या है आपके 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है आपके एसडीपी प्लांट, सेकेंड है आपके एलडीपी प्लांट, थर्ड है आपके डीएनपी प्लांट और फोर्थ है आपके आईडीपी प्लांट। एसडीपी मतलब शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट। इस प्रकार से इन फुल फॉर्मों के बारे में भी हम क्या करेंगे आपके चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एक एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है आपके एसडीपी पादप अर्थात शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पादप के बारे में चर्चा करें। तो इनमें क्या होता है आपके 10 घंटे से कम प्रकाश होता है। क्या होता है आपके इनमें क्या होता है आपके 10 घंटे से कम प्रकाश होता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एसडीपी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, तो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं आपके खरीफ की फसलें आती हैं। कौन सी आती है आपके खरीफ की फसलें आती हैं। और खरीफ की फसलें कौन सी होती है आपके जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोते हैं आपके बाजरा, मूंग, मोट, ये विभिन्न प्रकार की आपके क्या है आपके फसलें बोते हैं। ज्वार वगैरह जो तेल वगैरह बोते हैं वो सारी फसलें कौन सी हो जाएगी आपके खरीफ की फसलें हो जाएगी। उसके बाद में बात करें एलडीपी पादप, दीर्घ दिवस पादप के बारे में देखें या एलडीपी के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है आपके 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इनमें जो पुष्पन की क्रिया होती है उस समय पौधे को 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जो एसडीपी होते हैं शॉर्ट डे प्लांट मतलब शॉर्ट मतलब छोटा मतलब कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इनमें कितने 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, मतलब 10 घंटे से कम या 10 घंटे तक प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एलडीपी पादप होते हैं उनमें प्रकाश की कितनी अवधि होती है, तो कितनी होती है आपके 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसमें एलडीपी में कौन सी फसलें आ जाएगी आपके रबी वाली फसलें आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी आपके रबी ऋतु वाली फसलें आ जाएगी। और रबी ऋतु वाली फसलें कौन सी ऋतु में उगाते हैं सर्दी ऋतु में उगाते हैं। और सर्दी ऋतु में कौन से फसलें आती है आपके, तो सर्दी ऋतु में कौन कौन सी फसलें आती है आपके गेहूं, जौ, सरसों, तारा मेरा, चन्ना, जो आपके सर्दियों में बोई जाती है वो सारी फसलें कौन सी फसलें हो जाएगी आपके रबी वाली फसलें हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखिए आपके मध्यवर्ती दिवस पादप आईडीपी के बारे में चर्चा करें तो इसमें प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है आपके 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसका एकमात्र जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है आपके गन्ना। तो इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके मध्यवर्ती पादप या आपके आईडीपी प्लांट का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका गन्ना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके गन्ना हो जाएगा। उसके बाद में आगे है आपके डीएनपी दिवस निष्प्रभावी प्लांट या पादप के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या होता है आपके प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो डीएनपी पादप होता है उसमें प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं होता आपके प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो डीएनपी प्लांट है उसके बारे में इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी ट्रिक। इसमें हमें क्या रखनी है आपको क्या याद रखनी है, आपको एक ट्रिक याद रखनी। उस ट्रिक का नाम है कैम सूट। उस ट्रिक का क्या नाम है आपके कैम सूट। तो के का मतलब क्या हो गया आपके कपास, मे का मतलब क्या हो गया आपके मटर या मक्का, और सू से मतलब क्या हो गया आपके सूरजमुखी, और टे से क्या हो गया आपके टमाटर। इसके क्या हो गए डीएनपी, जो डीएनपी पादप हैं उनके एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गया आपके एग्जाम्पल हो गए। तो आपको याद क्या रखना है कैम सूट। क्या याद रखना आपको कैम सूट। तो कैम सूट में क्या है आपके के का मतलब होता है कपास, और मे का मतलब होता है मटर या मक्का, और सू का मतलब होता है आपकी सूरजमुखी, टे का मतलब होता है आपके टमाटर। उसके बाद में हम इनके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे कि एसडीपी क्या होता है, एलडीपी क्या होते हैं। उसमें मैंने वहां पर इस प्रकार से लिखाया ताकि आप कभी भी मतलब वो शॉर्ट नोट्स के रूप में हो गए। अब हम लॉन्ग के रूप में पढ़ेंगे। एसडीपी मतलब शॉर्ट डे प्लांट। इसके बारे में देखें तो वे पौधे जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए प्रकाश की अवधि
10 घंटे से क्या होनी चाहिए आपके, कम होनी चाहिए या 10 घंटे होनी चाहिए। उसके बाद में इसमें देखते हैं एसडीपी में अधिक प्रकाश अवधि मिलने पर कायिकीय वृद्धि जड़ तनापति होती है तथा पुष्पन स्थगित हो जाता है। मतलब जो पुष्पन की क्रिया है वो होती नहीं है और क्या हो जाएगी आपके वानस्पतिक वृद्धि होगी वो इसमें क्या हो जाएगी आपके अधिक हो जाएगी। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से उसके बारे में देखें तो कौन से खरीफ वाली सभी फसलें किस में आ जाएगी आपके एसडीपी में आ जाएगी। तो एक क्या हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, अधिकांश खरीफ वाली फसलें एसडीपी में आती है। उसके बाद में हम एलडीपी के बारे में चर्चा करें तो लॉन्ग डे प्लांट के बारे में देखें तो इसमें क्या पढ़ा था हमने, इसमें पौधों के पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। वो कौन से पादप कहलाते हैं या किस पादप में आते हैं, एलडीपी पादप में आते हैं। उसके बाद में देखें एलडीपी में कम प्रकाश की अवधि मिलने पर कायिकीय वृद्धि ज्यादा होती है तथा पुष्पन स्थगित हो जाता है। जिस प्रकार से एसडीपी में होता है उसी प्रकार से एलडीपी में हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में एलडीपी में कौन सी आ जाएगी आपके रबी वाली फसलें आ जाएगी। तो रबी वाली फसलें कौन कौन सी हो गई आपके, गेहूं हो गई, जौ हो गई, जई हो गई, आलू हो गया, चुकंदर हो गया और अधिकांश कौन सी फसलें आ जाएगी आपके रबी ऋतु वाली फसलें आ जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं आपके आईडीपी प्लांट के बारे में। आईडीपी क्या होता है उसके बारे में देखें तो इन पौधों को पुष्पन की प्रक्रिया करने के लिए एक निश्चित प्रकाश अवधि जो कि क्या आपके 12 से 14 घंटे की आवश्यकता रहती। मतलब इसमें जो प्लांट की जो अवधि होती है, मतलब प्रकाश की जो अवधि होती है, एक मध्य प्रकाश की आवश्यकता होती है और वो मध्य रेंज कितने घंटे की होती है आपके 12 से 14 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है आपके 12 से 14 घंटे की होती है। तो आपको याद रखना है एसडीपी में प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है आपके 10 घंटे या 10 घंटे से कम। एलडीपी में कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है आपके 14 घंटे या 14 घंटे से अधिक। और आईडीपी में कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है आपके 12 से 14 घंटे के मध्य। कितने 12 से 14 घंटे के मध्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एग्जाम्पल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह एग्जाम्पल पूछा जाता है, चाहे आपके आगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दो या आप जेड का पेपर दो, सीयूटी की तैयारी करो, किसकी भी तैयारी करो, या आप आगे एग्रीकल्चर बीएससी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके सीधे पूछे जाते हैं कि आईडीपी प्लांट का, आईडीपी पादप का एग्जाम्पल क्या है। तो वहां पर दे देंगे आपकी गन्ना दे देंगे, सरसों दे देंगे, चना दे देंगे, मटर दे देंगे। तो उसमें आपको टिक क्या लगाना है, गन्ना लगाना है। क्या लगाना है आपको, गन्ना लगाना है। उसके बाद में आगे देखें एक बढ़िया सा छोटा सा एक नोट लगाओ। नोट में क्या लिखना है आपको, ये नोट 10 वाला नोट नहीं, ये 500 वाला भी नोट नहीं, ये किस्मत वाला नोट है। कौन सा नोट है आपके, ये किस्मत वाला नोट है। तो इस नोट में लिखना है, तो इस नोट में जो लिखाया जाता है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये नोट आपकी किस्मत वाला है। क्या पता ये क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में छप जाए और आपकी किस्मत क्या हो जाए, आपकी किस्मत चमक जाए। मतलब किसी बच्चे का सिलेक्शन या किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं, किस्मत थी, किस्मत में नहीं थे इसलिए। तो ये नोट आपकी क्या है, किस्मत है, आगे के एग्जामों के लिए और आपके 11th के एग्जामों के लिए और आगे भविष्य में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए भी ये आपकी क्या है, नोट किस्मत है। तो इसमें क्या आपके गन्ने की पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपकी एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है आपके, एरोइंग कहलाती है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपके गन्ने की जो पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपके एरोइंग कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके एरोइंग कहलाती है। उसके बाद में देखते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है, आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर स्थित है, आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद में आगे देखें तो डीएनपी दिवस निष्प्रभावी प्लांट के बारे में चर्चा करें तो मतलब ऐसे पौधे जिनके प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
क्या नहीं पड़ता आपके, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे पौधे जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया में प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो सारे कौन से पादप होते हैं, डीएनपी पादप होते हैं। तो डीएनपी पादप में आपको क्या याद रखना है, केम सूट याद रखना है। केम सूट में के का मतलब क्या होता है आपकी कपास, मे का मतलब क्या होता है मटर या मक्का, और सू का मतलब क्या होता है सूरजमुखी, टे का मतलब क्या होता है आपके टमाटर। और एक साथ में एक एग्जांपल और लिख लेना, बकव्हीट। क्या होता है आपके बकव्हीट। उसके बाद में आगे देखें, सेकेंड तत्व है जो कि क्या आपके वायुमंडलीय तापमान। सेकेंड तत्व कौन सा आपके वायुमंडलीय तापमान। तो वायुमंडलीय तापमान के बारे में देखें तो वायुमंडलीय तापमान की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो तापमान किसी पदार्थ के कणों के औसत गतिज ऊर्जा का मापक होता है। क्या होता है आपके औसत गतिज ऊर्जा का क्या होता है आपके मापक होता है। उसके बाद में आगे देखें, आगे क्या है आपके वायुमंडलीय तापमान का मुख्यतः स्रोत विकिरण है। जो वायुमंडलीय तापमान होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या आपके सौर विकिरण है। उसके बाद में आगे देखें, दिन का अधिकतम तापमान लगभग 2 बजे होता है। कितने बजे होता है आपके दिन का जो अधिकतम तापमान होता है वो कितने बजे होता है 2 बजे होता है, जबकि सौर विकिरण 12 बजे तक अधिक होती है। जो सौर विकिरण होती है वो कब होती है आपके 12 बजे अधिक होती है। उसके बाद में आगे देखें, दिन में न्यूनतम तापमान सूर्य उदय से ठीक पहले होता है। किससे पहले होता है आपके सूर्य उदय से ठीक पहले होता है। मतलब जो दिन का न्यूनतम तापमान होता है वो सूर्य उदय से ठीक क्या होता है आपके पहले होता है। और दिन का जो अधिकतम तापमान होता है वो लगभग कितने बजे होता है आपके 2 बजे होता है। और लेकिन सौर विकिरण का जो अधिकतम सौर विकिरण अधिकतम तापमान की बात करें वो कितने बजे होता है आपके 12 बजे होता है। उसके बाद में आगे देखें, तो हमने जो आपके वायुमंडलीय तापमान है उसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो क्या है आपके तापमान का कृषि पर प्रभाव। फर्स्ट हेडिंग क्या आपके तापमान का कृषि पर प्रभाव। तो इसमें देखें तो कृषि का प्रत्येक कार्य तापमान को प्रभावित करता है। मतलब जो कृषि का जो प्रत्येक कार्य है वो किसको प्रभावित करता है आपके तापमान से प्रभावित होता है। मतलब जो कृषि से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसको कौन प्रभावित करता है आपके तापमान का प्रभावित करता है। तो कृषि में बीज अंकुरण से लेकर फसल की कटाई और गहराई और ओसाई तथा भंडारण के लिए उचित तापमान होना आवश्यक होता है। मतलब हम जब फसल की बुआई करेंगे वहां से लेकर मतलब फसल की बुआई के समय तापमान और फसल की कटाई के लिए तापमान और फसल की भंडारण के लिए भी तापमान क्या होता है आपका महत्वपूर्ण घटक होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो इसमें देखते हैं न्यूनतम तापमान। फर्स्ट क्या है आपके न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में क्या है आपके वह तापमान जिसमें कम तापमान पर फसलों की वृद्धि रुक जाती है। मतलब न्यूनतम तापमान वह तापमान होता है, मतलब तापमान की वह कम मात्रा होती है कि उससे नीचे होते हैं, मतलब जो फसलों की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है आपके रुक जाती है। तो रबी फसलों के लिए तापमान की बात करें तो वो कितना है आपके रबी फसलों का न्यूनतम तापमान कितना होता है आपके 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में बात करें तो खरीफ की फसलों के लिए तापमान, खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें या न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो कितना है आपके 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आपके 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान क्या है, यह तापमान जिसके ऊपर तापमान होने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है। न्यूनतम तापमान मतलब 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि तापमान नीचा चला जाता है तो खरीफ वाली फसलों की क्या वृद्धि हो जाएगी आपके रुक जाएगी। इसी प्रकार से हम अधिकतम तापमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह तापमान जिससे ऊपर होने पर जो पौधे की वृद्धि है वो आपके क्या हो जाएगी आपके रुक जाएगी। तो मतलब रबी वाली फसलों में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने पर पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। तो कितने 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से यदि तापमान अधिक हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी आपके रबी वाली फसलों की क्या हो जाएगी वृद्धि रुक जाएगी। उसके बाद में खरीफ वाली फसलों की बात करें तो खरीफ वाली फसलों के लिए 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से यदि
ऊपर हो जाता है, अधिकतम तापमान हो जाता है, तो उस समय पौधों की जो वृद्धि होगी आपके रुक जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं इष्टतम तापमान। न्यूनतम तापमान देख लिया, अधिकतम तापमान देख लिया। अब हम बात करते हैं इष्टतम तापमान। न्यूनतम तापमान तथा अधिकतम तापमान के मध्य का तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि तथा विकास अधिकतम होता है उसे हम क्या कहते हैं? इष्टतम तापमान। मतलब न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान के बीच में जो रेंज आती है उसे हम क्या कहते हैं? आपके इष्टतम तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके इष्टतम तापमान कहते हैं। मतलब ये क्या हो गया आपका न्यूनतम तापमान, ये क्या हो गया आपका अधिकतम तापमान। तो इनके बीच में जो तापमान आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका इष्टतम तापमान हो जाएगा। उसमें पौधे क्या करेंगे? आपके अच्छी वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? आपके पौधे क्या करेंगे? आपके अच्छी वृद्धि करेंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो रबी फसलों के लिए जो इष्टतम तापमान होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? आपके 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और खरीफ की फसलों के लिए इष्टतम तापमान की बात करें तो वो क्या है? आपके 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? आपके 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में आगे देखें, कार्डियल तापमान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये किस प्रकार का तापमान होता है? तो कार्डियल तापमान के बारे में देखें तो पौधों की वृद्धि के लिए न्यूनतम और अधिकतम और इष्टतम तापमान की आवश्यकता को तापमान क्या कहा जाता है? आपके कार्डियल तापमान कहा जाता है। मतलब पौधों की वृद्धि के लिए न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम तापमान की जो आवश्यकता होती है, इन तीनों तापमान को क्या कहते हैं? आपके कार्डियल तापमान कहते हैं। और ये क्या आपके आधारभूत वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद में हम देखते हैं आपके वायुमंडलीय तापमान पौधों की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके जैविक, फर्स्ट क्या आपके जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है आपके, इसमें क्या है आपके एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाओं की गति बढ़ती है। उसके बाद में आगे देखें, तापमान की प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के साथ में जैविक क्रिया भी क्या करती है? आपके गति या दुगुनी या अधिक हो जाती है। मतलब यदि तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाती है? आपकी वृद्धि हो जाती है, तो जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें क्या हो जाती है? आपकी दुगुनी या अधिक हो जाती हैं। तो उससे तापमान को क्या कहते हैं? गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके तापमान गुणांक कहा जाता है, जिसे Q10 के सिंबल से दर्शाया जाता है। उसके बाद में आगे देखें तो एक सीमा के बाद में तापमान बढ़ने के साथ जैविक गति भी क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके जो जैविक गति भी कम हो जाती है। मतलब एक निश्चित तापमान होगा, उस तापमान तक यदि तापमान में वृद्धि होगी तब तक तो क्या होगा? आपका जैविक गति होगी वो अधिक होगी। और यदि उससे अधिक तापमान हो जाता है तो उसकी जो गति होती है, जैविक गति होती है, वो क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। उसके बाद में CO2 ग्रहण के बारे में चर्चा करें, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण के बारे में चर्चा करें। तो इसमें क्या होता है? आपके एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने के साथ ग्रहण बढ़ता है तथा बाद में तापमान बढ़ने पर यह कम होने लगता है। अधिक तापमान पर प्राण व प्राण मध्य ऊतकों के प्रतिरोध के कारण CO2 उद्ग्रहण कम होने लगता है। क्या होने लगता है? आपके CO2 उद्ग्रहण कम होने लगता है। उसके बाद वापस क्या आया? आपके नोट आया। क्या आया? आपके किस्मत वाला नोट आया। तो इस किस्मत वाले नोट के बारे में चर्चा करते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के बारे में चर्चा करें तो फर्स्ट गैस है आपके नाइट्रोजन, जिसे N सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? आपके 78% पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% पाई जाती है। उसके बाद में बात करें ऑक्सीजन O2 के बारे में चर्चा करें तो ऑक्सीजन क्या आपके 21% या 21%, जिसे औसत की बात करें औसत 21% है। और सही एकदम करेक्ट बात करें तो 20.95%, 20.95% पाई जाती है। उसके बाद में आर्गन की बात करें जिसका सिंबल है AR, तो आर्गन गैस कितनी पाई जाती है? 0.93%, 0.93%। उसके बाद में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में चर्चा करें तो कितनी पाई जाती है आपके वायुमंडल में? 0.03%।
कितनी पाई जाती है आपके 0.03%। ये हमने किस में पढ़ा था आपके वायुमंडल में उपस्थित गैसों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे आपके मृदा मंडल में उपस्थित गैसों के बारे में। तो इसमें क्या आपके नाइट्रोजन लगभग सेम होती है 78% होती है, ऑक्सीजन भी लगभग सेम होती है 21% होती है, आर्गन भी सेम होती है 0.93% होती है अर्थात 0.93% होती है। उसके बाद में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होती है आपके परिवर्तित होती है अर्थात वायुमंडल की तुलना में मृदा मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या पाई जाती है अधिक पाई जाती है। वो कितनी पाई जाती है आपके 0.3% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है आपके 0.3% पाई जाती है। उसके बाद में अगला कारक देखें तो इसमें क्या आपके एंजाइम की सक्रियता, क्या आपके एंजाइम की सक्रियता, तो ये आपको गैसों के जो मात्रा है वो अच्छे प्रकार से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके बार बार एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, मृदा मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, या वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्या ले लो आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से क्या ले लो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि थर्ड पॉइंट क्या है आपके एंजाइम सक्रियता, क्या है आपके एंजाइम सक्रियता। तो एंजाइम सक्रियता में क्या है आपके एंजाइम सक्रियता में क्या है आपके कार्बन यौगिक अपघटन से एंजाइम की सक्रियता तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या होती है आपके बढ़ती है। उसके बाद में चौथे पॉइंट की बात करें तो वो क्या है आपके प्रकाश संश्लेषण की दर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने तक प्रकाश की जो संश्लेषण की क्रिया होती है वो दर में क्या हो जाती है आपके वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में आगे देखें 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने लगती है। क्या होती है आपके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, उसे यदि अधिक हो जाता है और CO2 की कमी के कारण क्या होता है आपके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है आपके कम हो जाती है। क्या हो जाती है आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है आपके कम हो जाती है। उसके बाद में आगे देखें तो आगे क्या आपके अधिक तापमान पर पौधों के द्वारा श्वसन दर बढ़ती है। मतलब अधिक तापमान पर पौधों के द्वारा श्वसन जो पौधों की श्वसन दर होती है वो क्या होती है आपकी बढ़ती है, जिससे शुद्ध प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और फसल उत्पादन क्या होता है आपके कम होता है। क्या होता है आपके फसल उत्पादन कम होता है। उसके बाद में अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो अगला है आपका पांचवा पॉइंट, उसके बारे में देखें तो प्रकाश संश्लेषण संरचना का विकास। प्रकाश संश्लेषण संरचना के विकास के बारे में देखें तो पौधों की पत्तियों तथा क्लोरोफिल के निर्माण में तापमान क्या रखता है आपके योगदान रखता है। मतलब जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं और क्लोरोफिल के जो निर्माण में क्या होता है आपके तापमान क्या होता है आपके सहायक होता है। उसके बाद में आगे देखिए अधिक तापमान पर क्लोरोफिल के निर्माण में अधिक होता है। मतलब जो अधिक तापमान या उचित तापमान होगा तो क्या होगा आपके क्लोरोफिल का निर्माण क्या होगा आपके अधिक होगा तथा कम तापमान में क्लोरोफिल के विघटन से पत्तियां क्या हो जाती है आपके पीली पड़ जाती है। क्या हो जाती है आपके पीली पड़ जाती है। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है आपके 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो वो क्या है आपके पादप वर्धित तत्व पर प्रभाव। किस पर पादप वर्धित तत्व पर प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है आपके इष्टतम तापमान पर ऑक्सीजन जिब्रेलिक अम्ल जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं GA3 साइटोकाइनिन की सक्रियता अधिक तथा एब्सिसिक अम्ल को शॉर्ट में बोलते हैं ABA क्या बोलते हैं आपके ABA की कमी रहती है। फलस्वरूप पौधे की वृद्धि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है आपके फलस्वरूप पौधे की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। उसके बाद में GA3 अम्ल का प्रयोग तापमान का प्रभाव कम होता है। मतलब GA3 मतलब जिब्रेलिक अम्ल होता है, इसके प्रयोग से जो तापमान का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है आपके कम हो जाता है। उसके बाद में आगे देखिए आगे आपके 7वें पॉइंट के बारे में चर्चा करें तो इसमें क्या दे रखा आपके कीटों एवं रोगों का प्रकोप। तापमान से कीटों एवं रोगों का प्रकोप भी
देखा जा सकता है। तो इसमें कीटों और रोगों का प्रकोप देखें तो अनुकूल तापमान तथा तेज धूप से फसलों के रोग एवं कीटों का आक्रमण क्या होता है, कम होता है। मतलब यदि तापमान अधिक होगा तो जो कीट वे रोग होते हैं उनका क्या होता है, आपके आक्रमण क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखें विकास पर प्रभाव, जो पौधों का विकास होता है उस पर प्रभाव के बारे में चर्चा करें तो स्तंभ तापमान पर बीजों के अंकुरण, पौधे के पुष्पन, वे फुटान अधिक होती हैं। उसके बाद में आगे देखें तो खरीफ की फसलों में अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गेहूं में कले फुटान की अवस्था पर तापमान क्या होता है, गेहूं की जो कले फुटान होती है उसके कले फुटान के समय तापमान कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है, अर्थात 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। अधिक तापमान तथा कम तापमान अंकुरण नहीं होता है। मतलब इससे क्या हो जाता है, आपके 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका जो कले फुटान है वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है। उसके बाद में आगे है आपके वायुमंडलीय आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि आपके जो नेक्स्ट क्लास में आपके सेकंड चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर पर चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अन्यथा आपको इन नंबरों पर क्या करना, इन नंबर पर क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज करना है सर कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम आपको बता देंगे। अन्यथा आप इस क्लास को एक बार वापस देखें, जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो वो भी समझ में आ जाएगी। और यदि आप 11th के स्टूडेंट हो और आपके एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए, किसके चाहिए, आपको एग्रीकल्चर के नोट्स चाहिए, जो आपकी एजी सब्जेक्ट है उसके पीडीएफ चाहिए, जो हम अभी पैनल में पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अन्यथा आप इन नंबरों के व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7339887696, इन पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है। और आपके जो बायोलॉजी की क्लास है, जीव विज्ञान, इसकी भी क्लास आपके जो देव सर हैं उन्होंने शुरू कर दी। किसने, देव सर ने आपके, इनकी भी 11th में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट लगता है आपके, उसकी क्लासे शुरू हो गई और बहुत ही जल्द आपके केमिस्ट्री की भी क्लासे शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लासमेटों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।